हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें कोहलबर्ग से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित आपके 15 प्रश्न रहेंगे, 15 या 14 प्रश्न रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको थ्योरी कराएंगे। और फ्रेंड्स, यही प्रश्न आपको आज या कल के पेपर में देखने को 100% मिलेंगे, क्योंकि यही प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं और इससे एक भी आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। लगभग 3 नंबर का आपके एग्जाम में फंसने वाला है, तो आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ना है। पहले थोड़ी सी हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला आ गया कि कोहलबर्ग कौन था। तो बात करते हैं दोस्तों, कोहलबर्ग जो है वो अमेरिका के निवासी थे और कोहलबर्ग ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। मतलब किसी बच्चे का नैतिक व्यवहार के बारे में कोहलबर्ग ने बताया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसे 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग में सबसे पहला है हमारा पूर्व परंपरागत अवस्था। इसके अंडर में और इसकी जो उम्र होती है वो 4 से 10 साल होती है और इसी में आता है हमारा आज्ञा एवं दंड की अवस्था, प्रतिफल की अवस्था या फिर साधनात्मक सापेक्षवादी अवस्था, आत्म केंद्रित अवस्था। बात करते हैं कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था ये है कि जब बच्चा 4 से 10 साल का होता है तो वो या तो आपकी आज्ञा से काम करेगा या उसे जब तक दंड का भय होगा तभी वो अपना काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि प्रतिफल की अवस्था। ये प्रतिफल की अवस्था क्या है? तो प्रतिफल का मतलब है, आप अपने माइंड में वैसे ही सोच लें कि 4 से 10 साल का बच्चा है, अगर आप उसे डेली दुकान पे भेजते हैं, किसी काम की कहते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो ये कहेगा कि उसके मन में ये रहेगा, लालच रहेगा कि अगर तुम हमें कुछ दोगे तभी हम तुम्हारा काम करेंगे, अन्यथा काम नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही है हमारा क्या, प्रतिफल की अवस्था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा परंपरागत अवस्था। ये सेकंड अवस्था है, परंपरागत अवस्था। इसकी जो एज होती है वो 10 से 13 साल होती है। इसमें क्या है? इसमें प्रशंसा की अवस्था है और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था है। प्रशंसा की अवस्था क्या कहती है? प्रशंसा की अवस्था कहती है कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की इच्छा रहती है बच्चे में मतलब बच्चा ये चाहता है कि लोग हमारी प्रशंसा करते रहें और हम अपना काम करते रहें। मतलब वो प्रशंसा के भूखे होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। मतलब उन्हें समाज में सम्मान चाहिए ही चाहिए है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एज आती है परंपरागत अवस्था में, जिसकी उम्र होती है 10 से 13 साल। चलिए अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अगला हमारा उत्तर परंपरागत अवस्था। आखिर में इसका क्या है? तो ये 13 वर्ष से अधिक की उम्र के बच्चे इसकी एज में आते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे सामाजिक समझौते की अवस्था और सार्वभौमिकता अवस्था, नैतिकता। बात करते हैं सबसे पहले हम सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था का मतलब है कि समाज में अगर कोई चीज़ सही हो रही है तो ये सही रखेंगे, और अगर कुछ गलत हो रहा है, समाज अगर कहेगा कि ये भी सही है, तो ये उस बात को नहीं मानेगा। मतलब ये समाज के साथ समझौता अच्छी तरीके से नहीं करेगा। मीन्स करने तो लगेगा, लेकिन करना कैसे लगेगा कि अपने मन से चलेगा कि जो हमारे समाज के लिए सही होगा, मेरे अकॉर्डिंग हम उसी को सही मानेंगे। बात करते हैं हम सार्वभौमिकता अवस्था की। आखिर में ये क्या है? सार्वभौमिक नैतिकता। सार्वभौमिक नैतिकता का मतलब है कि इस अवस्था में जो बालक है वो दूसरों की भलाई का पूरा ध्यान रखता है। यदि अपने प्राण त्याग कर वो दूसरे की जान अगर बचाता है या बचाई जा सकती है तो वह अपने प्राण त्याग देता है। उसे अच्छे बुरे, उचित या अनुचित में अंतर नहीं लगता। ठीक है, मतलब अगर बात करें तो किसी मानव जीवन को बचाना मुख्य होता, तो ऐसी स्थिति में जैसे कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, ठीक है, और वो मरने की स्थिति में है, और अगर मेडिकल की शॉप नहीं खुली है तो वो मेडिकल की शॉप का ताला तोड़ देगा। उसे समाज का डर नहीं है, क्योंकि किसी की जान बचाई जा रही है, तो इसलिए इसे कहते हैं हम सार्वभौमिक नैतिकता। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी तीनों अवस्थाएं कोहलबर्ग के अनुसार, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की अवस्था। ये थी हमारी 3 अवस्थाएं, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत और परंपरागत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा। आखिर में ये 2 वर्ड है, इन 2 वर्डों में बड़ा मतभेद रहता है कि आखिर में ये 2 वर्ड कैसे सॉल्व होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि नैतिक दुविधा जो होती है, दुविधा का मतलब है किसी चीज़ का निर्णय लेने की प्रक्रिया, मतलब सही एवं गलत में निर्णय लेने की प्रक्रिया। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप सोच ही नहीं पाते होंगे कि क्या सही है क्या गलत है, हम किसको प्रेफर करें, किसका निर्णय लें। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं नैतिक दुविधा। बात करते हैं नैतिक तर्कणा की। तो नैतिक तर्कणा जो है वो आपकी कहलाती है सही एवं गलत में फैसला लेना। मतलब आपने कोई फैसला ले लिया, आपने सही के साथ फैसला ले लिया या गलत के साथ फैसला ले लिया, तो
फैसला लेने के बाद, फैसला लेने के समय जो स्थिति होती है वो हमारी कहलाती है नैतिक तर्कणा। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को आपको क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक आपके यूपी टेट में अधिकतर पूछे जाते हैं, लेकिन ये सीटेट के माध्यम से भी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको भी तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम प्रश्नों की। जो हमने थ्योरी कराई है इसके अकॉर्डिंग हमारे कुछ प्रश्न हैं। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है हमारा कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। हमारे ऑप्शंस हैं धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। बात करते हैं कोहलबर्ग की। तो कोहलबर्ग ने क्या किया, कोहलबर्ग ने हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पे, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो हम जाएंगे अपने ऑप्शन नंबर 3 पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, लोरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के चरणों का अनुसरण करते हैं। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। बात कर रहे हैं कहाँ, प्राथमिक विद्यालयों की, या फिर व्यक्तिक और विनिमय। और हमारे 2 ऑप्शंस और हैं, उन 2 ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारे हैं अच्छे अंतःव्यक्तिक संबंध या फिर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। बात करें फ्रेंड्स अगर प्राथमिक की, तो प्राथमिक में बच्चा जब छोटा होता है तो उसे समाज की कोई चिंता नहीं रहती, और वो अच्छे अंतःव्यक्तिक संबंध, मतलब किसी व्यक्ति से कोई संबंध अच्छे बुरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे होने से रहे। अब बात करते हैं हम व्यक्तिक और विनिमय। तो व्यक्तिकता तो उनमें होती ही नहीं है, इसलिए प्राथमिक विद्यालयों में जो कोहलबर्ग के अनुसार है उसे हम कहते हैं आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। मतलब अगर मैडम ने कह दिया कि स्कूल से जाकर काम करना है तो वो पक्का काम करेगा, वो किसी की बात नहीं मानेगा। तो आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुखीकरण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर ना कि सामान्य प्रतिमान, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, या फिर विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसके पद हैं, इसका मतलब इसका एक क्रम है, तो ये इसमें गैर तो नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर होने से रहा। बात करते हैं सभी सांस्कृतिक से संबद्ध चरणों की सार्वभौमिकता। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताई थी अभी कि ये समाज के प्रति सार्वभौमिक नैतिकता इसके अंदर आ जाती है, तो हमारा यही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष तक शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, या फिर मूर्त संक्रियात्मक स्तर। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान, नाक व सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होता है। जब बात करें हम, अगर ऐसी बात आ जाए तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चंस आपको ऐसा दे रखा हो तो आप इसको जाएंगे इंद्रिय जनित गामक स्तर पर। ठीक है, क्योंकि ये प्याजे जी ने दिया तो हम इसके साथ चले जाएंगे। अगर क्वेश्चंस में कोहलबर्ग दे रखा होगा तो हम जाएंगे अपने पूर्व संक्रियात्मक स्तर या फिर पूर्व परंपरागत स्तर के साथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां। लोरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति, पता है ना आपको, नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। बात कर रहे हैं कि नैतिकता की अनुपस्थिति मतलब नैतिकता इसमें नहीं होती, तो ऐसा कौन सा हमारा स्तर है। बात करेंगे फ्रेंड्स तो आप देख लीजिए स्तर 2, स्तर 1, 4 और 2। तो ये 2 नहीं है, ये हमारा 3 है या 2, आप कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन जब बात करेंगे हम नैतिकता की अनुपस्थिति की, मतलब नैतिकता उसमें नगण्य होती है, शून्य होती है। तो नैतिकता किसमें शून्य होती है, कोहलबर्ग के पहले सिद्धांत में। पहला कौन सा स्तर हमारा 1 हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ठीक है, अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य,
या पारिवारिक अपेक्षाएं। जब बात करेंगे हम कोलबर्ग के सिद्धांत की और अवस्था दे रखी है हमारी पूर्व परंपरागत स्तर, तो कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। जब ऐसी बात आ जाए तो फ्रेंड्स हमारा इसमें होगा क्या, क्योंकि वो संभावित अंतर्निहित संभावित दंड की अवस्था है हमारी पूर्व परंपरागत स्तर की। ठीक है, तो हम इसके साथ अपना चले जाएंगे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है फ्रेंड्स, अगला हमारा फ्रेंड्स क्या कहता है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, वर्तमान की जो कोई चीज़ चल रही है उसमें अगर नवीन जानकारी को शामिल करना है तो बदलाव की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स जब बात करेंगे कि हमारा जब बदलाव हो रहा है तो उस अवस्था को हम कहते हैं समायोजन की अवस्था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक मतलब पहले में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है कौन सी है? अमूर्त चिंतन की अवस्था। अब आप बताइए कि 4 से 10 साल का बच्चा है उसमें अमूर्त संक्रियात्मक होगा? बिल्कुल से नहीं होगा, तो ये तो हमारा कट हो जाएगा। अगला आ जाइए अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, मतलब वो चिंतन करने लगेगा, बिल्कुल से गलत है, कल्पनात्मक चिंतन नहीं करेगा वो। ठीक है, आगे बात करते हैं हम दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, मतलब दूसरे का दृष्टिकोण समझेगा बच्चा 4 से 10 साल का, बिल्कुल से नहीं समझेगा। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। क्या कहता है कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए, तो कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया हम इनको देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या फिर नैतिक विकास के चरण। बात करते हैं कोहलबर्ग की, तो कोहलबर्ग ने हमें दिया नैतिक विकास के चरण। कितने चरण दिए? 3 चरण दिए। ठीक है, कौन कौन से? पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। एज क्या रहेगी? 4 से 10 साल, 10 से 13 साल और 13 से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न क्या है कि किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। अब ये क्या है? दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन है, सामाजिक संकुचन अनुकूलन है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन है, या कानून और व्यवस्था है। बात कर रहे हैं यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे और इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। आप ईमानदार कब रहेंगे? जब माँ बाप को गर्व होगा। माँ बाप को गर्व होगा जब आप एक अच्छा लड़का या फिर एक अच्छी लड़की बनकर दिखाएंगे। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, अच्छी लड़की या फिर अच्छा लड़का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलती है। हमारा अगला प्रश्न है कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो अभी आपको बताया कि कोहलबर्ग का जो विकास है वो किस पे संबंधित है? हमारा नैतिक विकास। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? मतलब बाहर से नैतिकता उसमें आ रही है, जब हमारी कहीं बाहर से नैतिकता आएगी तो क्या होगा? आइए देखते हैं उसको। पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था या फिर पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करते हैं पूर्व परंपरागत, तो फ्रेंड्स बाहर नैतिकता बिल्कुल नहीं होती इनमें, इसको काट दो। उत्तर परंपरागत, इसमें नैतिकता होती है लेकिन बाहर से नहीं आती, वो अंदर से सेल्फ मोटिवेट होता है, क्योंकि उसे लगता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो उसी के साथ चलता है। बात कर रहे हैं नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा आती है, तो वो आती है अपनी परंपरागत में, क्योंकि इसी में आप अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के सपने देखते हैं और यही आपकी अवस्था है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है, तो उल्लेख किया है। ठीक है, अगला हमारे 2 ऑप्शन क्या है? हमारे 2 ऑप्शन है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। अगला हमारा ऑप्शन नंबर 4 है कि कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिकता तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व दिया। तो फ्रेंड्स जब बात करते हैं कि कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है।
जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल खाने का कर लिया है। क्या कर लिया है? तो फ्रेंड्स अंगीकार कर लिया है, समुचिता कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है या फिर समायोजित कर लिया है। तो उसने जो अपने दाल और चावल हैं उनको क्या कर लिया? उनको उसने अनुकूलित कर लिया है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुकूलित कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कोहलबर्ग के सिद्धांत से रिलेटेड। आपको अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़कर इसकी PDF ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपके परीक्षा से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।